ओके, तो आज में पोली को क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ देखो, मशीन्स ऑफ एलिमेंट में ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे देखना है कि कोई भी मशीन्स एलिमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है, और कोई भी मशीन्स एलिमेंट का किस पार्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखना। तो ये इसी का नहीं बल्कि जितना भी हम मशीन एलिमेंट का डिस्कस दिखाए हैं उस सभी में क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोकस किया गया। में क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस को कैलकुलेशंस करने का ये होगी टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को हमको डिस्कस करना, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन दिस चैप्टर आई विल नॉट कवर। तुम्हें ये पढ़ना है, मटेरियल साइंस में तुमको पढ़ना है। मटेरियल साइंस में ये पढ़ना है कि हाउ टू इंक्रीज ग्रेन साइज को इंक्रीज करना है, हीट ट्रीटमेंट के जरिए से करना है, टी डायग्राम के मदद से करना है। तो ये सारा प्रोसेस तुमको मटेरियल साइंस में पढ़ना है। ओके, अब वो पढ़ने के बाद अब हमें डिजाइन देखना है कि कौन सा मटेरियल का क्या चीज का यूज होगा और कैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना कि हाउ टू मैन्युफैक्चर। ओके, सिर्फ बात करेंगे कि इसका डिजाइन कैसे करना है किसी भी मशीन एलिमेंट का। तो ये सारा प्रैक्टिस तुम लोग को करना होगा। प्रैक्टिस तो छोड़ दो, ये सबसे ज्यादा तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा एनालिसिस करना कि किसी भी मशीन पार्ट को कैसे हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को व्यू कर सके। तो 3D 2D टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सबको अपने आप से इमेजिन करना होगा, तभी तुम डिजाइन कर पाओगे। अदरवाइज फिर वही कॉपी पेस्ट चलता चलेगा, जैसे कि अभी चल रहा है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो डायरेक्ट हम आर्म ऑफ पुली, पुली तो हम लोग जान ही चुके हैं कि पुली क्या होता है। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन्स में पुली का बहुत सारा क्वेश्चन आता था, हम लोग एग्जाम में है। तो जैसे ये चीज एक पुली हुआ, अब इसका हम तो बना के दिखाएंगे पूरा कंप्लीट कैसा हमारा पुली होता है। फिलहाल हम इसको में एक तो कॉपी उठा देते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लाई व्हील। ओके, एक्चुअली ये पुली तो नहीं मेरा है, इट इज नॉट ए पुली, ये है फ्लाई व्हील, लेकिन पुली इसी शेप का होता है। ओके, क्योंकि पुली के ऊपर बेल्ट या रॉप, रिमेंबर बेल्ट या रॉप इसके ऊपर घूमता है, तो ये पुली है। पुली के इधर से बेल्ट या रॉप, रस्सी यानी तो बेल्ट या चेन भी हो सकता है, अगर चेन के साथ हम स्पॉकेट यूज करें तो ये रहता है। लेकिन हमारा फिलहाल लगभग इसका जो व्यू होता है इसी तरह होता है, और इसके चारों तरफ मेरा बेल्ट, तो वो हम तुमको ये
ये हमारा बेल्ट है जो एक थिकनेस के अनुसार ये है। ओके, अब इसका कुछ पार्ट देखोगे, ये हो गया आपको हब। ओके, मतलब कि तुमको हो गया हब, और हब ये टोटल हब हुआ, रिमेम्बर ये हब हो गया। ओके, ये हब हो गया, HUB हब। और ये जो है ये बना हुआ की स्लॉट, की स्लॉट। ओके, और ये इसका तो हो गया आर्म, सॉरी ये आर्म नहीं, ये रिम हो गया, तो ये बोलते हैं रिम, RIM, रिम। टोटल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन रिम। ओके, अगर पुली का कुछ भी मास होगा तो हम ये जूम करते हैं कि टोटल जो मास है वो रिम पर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अनुसार मास R स्क्वायर फॉर द रिम and for the solid part mass r square by 2 in the term of mass। याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो तरीके से हम लोग देखें। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं इन द टर्म ऑफ द मास, एक निकालते हैं इन द टर्म ऑफ एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ रहेगा तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ज्यादातर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया के टर्म से निकालते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तुमको मास के टर्म से भी निकाला जा सकता है कि मास दिया रहे कितना रिम का कितना मास है मेरा है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम लोग, तो ये हो गया फॉर रिम के लिए, ये हो गया फॉर द सॉलिड पार्ट। अब यहाँ पे टेंशन लगता है T1 टेंशन, T2 टेंशन, मतलब T1 टाइट सेंटर और T2 लूज सेंटर। जरा रिमेंबर करोगे थ्योरी ऑफ मशीन्स वाले में, तो ये हो गया सेंटर, मतलब ये हो गया सेंटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी डिस्टेंस R। तो ये T1 एंड ये T2, तो इसमें ये T1 T2 हमारा बेल्ट हो गया टेंशन। इसको और समझाने के लिए हम तुमको समझाएंगे ऐसे, मान लो ये कुआं है, ताकि तो रिमाइंड कर सकोगे। ये कुआं है और एक कुआं में तुमको इस तरह का एक लगा हुआ पुली है, और इस पुली में एक यहां से रस्सी है, एक रस्सी जा रहा कुआं के अंदर, एक रस्सी जा रहा है मेरे हाथ में। ये मान लेते ये मेरा हाथ है, क्योंकि हम इधर खींच रहे हैं तो ये हो गया T1, और बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है वो नीचे खींच रहा है T2, तो दोनों नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो बात क्लियर हुआ। दूसरी बात कि किसका ज्यादा होगा, T1 या T2। अगर T1 ज्यादा होगा T2 से, तब तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ, जो मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं टेंशन, ओके, जो हम लगाएंगे तो ये चीज बाल्टी ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, सो क्या होगा, ये पुली का रोटेशन होगा ऐसा। और अगर T2 बड़ा है T1 से तो ऑब्जेक्ट का रोटेशन होगा ऐसा, क्योंकि ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा फोर्स खींचेगा तो उसकी इधर घुमाएगा। तो अब ये जो रोटेशंस होगा, ये जो रोटेशंस होगा, ये रोटेशंस में टोटल टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हम तो रोटेशनल फोर्स नहीं लगाए हैं, हम तो लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा, दिस टेंजेंशियल फोर्स। बाल्टी में लगाया है टेंजेंशियल फोर्स, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, T1 एंड T2। T1 एंड T2 बहुत ज्यादा डिफरेंट। तो ये दो T1 T2 जो डिफरेंस है, तो ये इसके ऊपर जो रोटेशंस हो रहा है, मे बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉप और बेल्ट व्हाटएवर। तो मैग्नीट्यूड, ये कितने मैग्नीट्यूड, इस पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू up to center about which the material या object is rotating। तो इसका होगा जो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क TRKU, टॉर्क इक्वल टू डिफरेंस T1 माइनस T2 इनटू R। ये होगा मैग्नीट्यूड जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। दूसरा इक्वेशन, द रेशियो बिटवीन T1 एंड T2 इक्वल टू
E2 mu theta, coefficient of frictions between the rope and pulley material के बीच में, and theta means the rape angle. rape angle मतलब कि कितना एंगल से ये जो रॉप है वो पुली के साथ टच में है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो यहाँ से इसके बाद जो टचिंग को छूट गया तो ये इसका एंगल बनेगा ये, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो कितना एंगल से ये मेरा टच में मेरा है। लेकिन तुम्हारा जो डिजाइन है वो तुमको डिजाइन करना है आर्म। आर्म का मतलब होता है इसका आर्म में क्या, जिसको हम बोलते हैं ये मेरा आर्म हो गया। अब जरा इस सबको मिटा देते हैं हम लोग हैं। अब आर्म में क्या है वो दिखा देते हैं। आर्म ये तुम्हारा जो सामने है वो तुम्हारा आर्म हो गया, मतलब दिस इज कॉल्ड आर्म। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आर्म है। तो इसका डिजाइन करना है कि तुमको कैलकुलेट करना है कि इसमें तुमको कितना लगेगा। तो डिजाइन ऑफ आर्म को कैलकुलेट करने का सबसे पहले ये है, मान लेना बात, पहला पॉइंट सबको पहले मिटा देते हैं। तो पहला बात ये याद रखना है कि ये जस्ट लाइक इट इज कैंटिलीवर बीम। ये कैसा बीम है? कैंटिलीवर बीम की तरह है। तो जो आर्म है ये फिक्स पार्ट है, ये तुमको रोटेटिंग पार्ट होगा। तो कैंटिलीवर बीम ये होगा। अब कैंटिलीवर किसी एक ठो को हम आर्म को उठा रहेंगे, ये फिक्स पार्ट हो गया, और यहाँ पे मेरा एक फोर्स लगेगा, कुछ भी जो हम फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। ओके, तो फोर्स हम मान लेते हैं पी। पी फोर्स लगा। अब पी तो फोर्स लगा, लेकिन बहुत गौर करोगे कि यहाँ पे असल में हमने टॉर्क से घुमाया है, तो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई हुआ, जिसके अबाउट ये रुचि रोटेट कर रहा है मेरा है। तो अब ये जो पी जो फोर्स है, फोर्स ऑन आर्म, तो फोर्स ऑन आर्म के ऊपर कितना मेरा ये फोर्स लग रहा है। इसका तुम कुछ भी लेंथ मान लेते हैं, कोई भी आर्म का लेंथ एल हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? तो पुली का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो सकता है? चाहे रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर या सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में क्रॉस, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। ओके, तो या हो सकता है इलिप्स के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये डिक्रीज करते हुए जा रहा आर्म है, तो ये हमेशा इलिप्स के फॉर्म में बन जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये थोड़ा सा इलिप्स की तरह होता है। इसका डायमेंशन ये मान लेते ए, ये बी, अकॉर्डिंग टू भंडारी। तुम जिस किताब से पढ़ोगे तो हो सकता है कि उस किताब का नोमेनक्लेचर अलग अलग तुमको रहेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट इस पर मैथमेटिकली हम एक एग्जांपल लेके तुमको हम समझाएंगे कि ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सीधे उठा के हम बना रहे हैं यहाँ पे तुमको। हम क्वेश्चन यहाँ पे क्या है तुमको है, क्वेश्चन में तुमको क्या क्या दिया रहेगा। हम सबसे पहले डाटा को लिखेंगे। तो गिवन डाटा, हम जिस किताब को क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 160 का क्वेश्चन है। ओके, इसमें ज्यादा क्या क्या पढ़ना है वो हम फिर डायरेक्ट हम तुमको फॉर्मूला के मुताबिक समझाएंगे। कि सिंपली बात एक ही सबसे बड़ा बात होगी कि दिस इज कैंटिलीवर बीम। अब जैसे कैंटिलीवर बीम आ गया और इस कैंटिलीवर बीम आ गया, क्रॉस सेक्शन मुझे पता चल गया, तो कौन कौन सा फोर्स लगने वाला है वो तुम लोग को पता चल जाएगा देख के ही। इसमें सबसे बड़ा फोर्स जो लगने वाला है वो है तुमको बेंडिंग मोमेंट। बेंड करेगा, ये बेंड करेगा, तो बेंडिंग इक्वेशन यूज करोगे तुम्हारा काम खत्म। इसका कोई इक्वेशन को यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है। ओके, नाउ फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन तुमको लंबा चौड़ा चीज लिखा हुआ है, क्या क्या उसमें है वो हम कॉपी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि P1 इक्वल टू 75 न्यूटन। ये इसका मतलब हो जाएगा टाइट साइड, मतलब T1। मतलब जो हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो P1 से रिप्रेजेंट कर रहा भंडारी किताब। तुम जिस किताब से पढ़ते होगे उस किताब में हो सकता है अलग चीज से न्यूमेरिकल करता होगा। दूसरा P2 बता रहा है 250 न्यूटन। ये हो गया सिलेक्ट साइड, जिसको हम यहाँ पे T2 से बता रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस किताब क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि तुमको देना है 5 का यूज करना है। उसके बाद जो डायमीटर है वो डायमीटर तुमको दिया हुआ 300 mm। डायमीटर का मतलब जो पुली है, ये पुली का डायमीटर हो गया 300।
300 डायमीटर मतलब 2r, मतलब रेडियस का जस्ट 2 गुना। उसके बाद तुमको चीज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज, हब का डायमीटर। चलो हब का डायमीटर भी दिया हुआ है, हब का डायमीटर हम इसको देखेंगे कि इसका यूज होगा कि नहीं होगा आगे। 60 mm। अब हब का डायमीटर कौन सा है, देखो हब का डायमीटर हो गया तुम्हारा दिस वन, ये हो गया हब का डायमीटर। तो ये तुमको दे दिया 60, यहां से लेके यहां तक तुमको दे दिया 60, और यहां से लेके यहां तक दे दिया है 300। तो याद रखना है कि हम कैंटिलीवर बीम को यूज करेंगे, कितना डायमीटर लेंगे, कितना रेडियस लेंगे, दिमाग में उसको पुट कर लेना है। उसके बाद तुमको दिया कि टोटल जो n नंबर ऑफ आर्म है, नंबर ऑफ आर्म, ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 ठो आर्म है हुआ, तो टोटल 4 ठो आर्म है। ओके, तो डिजाइन मुझे चारों का नहीं करना, किसी एक आर्म का करना, तो सब जिसका सबका आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा। सबसे पहला काम, इतना डाटा दिया हुआ, हमें शुरुआत क्या करना है, मुझे तुमको शुरुआत करना है कि तुम्हें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो निकालना है। ओके, लेंथ को कैलकुलेट करना है, कितना लेंथ का ये होना चाहिए, वो सारा चीज हमको देखना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें देख लेना है कि इस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ कितना है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी के अनुसार इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा। तो हम जिस स्ट्रेंथ के अनुसार इस पे कैलकुलेशन करेंगे या चेक करेंगे, वो होगा मेरा परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस निकालने का क्यों यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि तुमको परमिसिबल निकालना होगा। तो इस पूरे डाटा में एक चीज मिस हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ डाटा लिखे, जो चीज मिस होगा उसको हम फिर यहाँ से लिख चल जाएंगे। इसमें परमिसिबल निकालने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ का वैल्यू तुमको दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट आयरन का बना हुआ है, कास्ट आयरन SYT 150 न्यूटन पर mm²। ये कंपनी के अनुसार दिया हुआ है डाटा। ये मैक्सिमम 150 कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का कंप्रेसिव से बहुत कम होता है कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। तो 150 यहाँ पे दिया हुआ है, तो परमिसिबल कितना निकल जाएगा, 150/5, तो ये निकल जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर mm²। इट इज अ परमिसिबल स्ट्रेस। इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये इससे कम हो जाए बेहतर है, इसके ऊपर हमको उसमें बेंडिंग स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या चीज है, सबसे बड़ी बात, हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि वो कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम है वो भी तुमको थोड़ा सा इस शेप का है, तो P फोर्स जिसके चलते यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा मेरा। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिस सेक्शन, तो इसके इन पॉइंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा लगेगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ से टूट सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे कहाँ पर होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो नाउ बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला MY&I, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब बेंडिंग स्ट्रेस में क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या नहीं है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो मोमेंट तो नहीं है, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास है, ना वाई है, इस दोनों में कुछ नहीं मेरे पास है। तो सभी को हमें 1 बाय 1 करके निकालना होगा। सबसे पहले चलते हैं बेंडिंग मोमेंट को निकालना। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता हमारा है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला अभी तुम देखे थे ही हम लोग हैं। तो मतलब टॉर्क, जो टॉर्क है मेरा हुआ, तो मोमेंट इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू आर। ये आर क्यों, मतलब कैपिटल, क्योंकि पुली के ऊपर लग रहा है, मतलब कि रॉप रॉप इसके ऊपर से क्रॉस गया है या बेल्ट, तो जो P1 P2 इसके वजह से मोमेंट लगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा मेरा, तो P दिया हुआ है कितना, 750
ये दिया हुआ है 250, रेडियस दे दिया है तुमको 150। कैलकुलेट करोगे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं 75000 न्यूटन mm। मीटर और mm को देखते हुए चलना है, तो टोटल इसके ऊपर मोमेंट लगेगा दिस वैल्यूज। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन ये जो मोमेंट लगेगा तो ये मोमेंट टोटल किस पे लगेगा? ये मोमेंट जो लगेगा टोटल किसके ऊपर लगेगा? लेकिन ये तो मोमेंट निकला है, रिमेंबर ये है मोमेंट। मोमेंट का मतलब ट्राई टू रोटेट। तो सवाल है कि फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? हाउ मच द फोर्स इज एक्टिंग। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे किस तस्वीर से तुम लोग को साफ साफ क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसके बारे में जो हम जो आंसर निकाले हैं वो किस चीज का निकला हुआ है। वो कॉपी यहाँ से करते हैं। ये जो 7500 आया है वो किसका चीज का आया है? ये 75,000 ये किसका निकला है? ये निकला क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इसके ऊपर लगा P1, इसके ऊपर लगा P1। ये जो मेरा रॉप है इसके ऊपर से क्रॉस करके गया है। तो ये जो मोमेंट है टोटल पूरे पुली पर लगा हुआ है। रिमेंबर इट इज अ मोमेंट ऑन पुली नॉट आर्म। अब आर्म के ऊपर कितना लगेगा? बात समझ में आ रहा है? आर्म के ऊपर कितना लगेगा? तो आर्म कौन है? आर्म तो यहां से शुरू हुआ यहां तक खत्म, यही ना आर्म का लेंथ हो गया। मान लेते ये मेरा लेंथ हो गया आर्म का, कि ये मेरा लेंथ दिया हुआ हो गया आर्म का। तो ये इसका लेंथ की मोमेंट का फॉर्मूला होना चाहिए मेरा m इंटू पी इंटू एल। ये मेरा ई टोटल एल हो गया, ये मैं जो यहाँ पे जो फोर्स लगा P, तो P इंटू एल। तो यहाँ पे जो m लगेगा, यहाँ पे किसी भी सेक्शन पे हमको m लगेगा वो P इंटू एल होगा। ये मोमेंट लगा जो टोटल पुली पर लग के जो कि टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क जो कि इसको रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर होंगे मेरा टॉर्क। ठीक है, अब आते हैं जरा हम लोग हैं कि इस पे एक आर्म के ऊपर कितना लगेगा मेरा फोर्स, एक आर्म के ऊपर। ठीक है, तो नाउ तो मोमेंट फॉर किसी भी एक आर्म के ऊपर जो फोर्स का कैलकुलेशन होगा वो मेरा कैसे निकलेगा? मेरा फोर्स के ऊपर कैलकुलेशन, तो मोमेंट इनटू पी इनटू आर। अब ये कौन सा बला का नाम आ गया? ये किस बल का नाम है? यहाँ पे P कौन सा फोर्स यूज करेंगे? अब यहाँ पे P फोर्स लगेगा। अब सोचो, यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे दो आदमी P1 P2 लगाया है तो घुमाया है 75,000 न्यूटन मीटर पे। अगर यहाँ पे ही हाथ मारते तो ये भी घूमता। तो मान लेते हैं कि ये एक कोई कोई इतना का मोमेंट पैदा करने के लिए यहाँ P1 P2 अब प्लस देखो कि रॉब जो है वो कितने आर्म को अपने साथ लेके चला है। मान लेते एक दो तीन, तीन आर्म के ऊपर, यहां से इसका रॉप के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो तीन आर्म के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, वो ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये तीनों साथ साथ घूमेगा। लेकिन असल जो टॉर्क लगा वो तीन ठोर के साथ लगा, तीन ठोर, रॉप जो है वो तीन के साथ टचिंग में गया हुआ है। तो तीन आर्म के साथ इसका टोटल फोर्स लगा। बेसिकली नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो फोर्स होता है, जो मोमेंट होता है, वो जितना भी नंबर ऑफ आर्म यूज होता है उसका हाफ, नंबर ऑफ आर्म के हाफ के साथ ही मोमेंट लगता है, और आधा मोमेंट नहीं होता, आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से घूमता है। तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा जिससे टोटल जो मोमेंट है वो इतना फोर्स पैदा किया इस रेडियस पे n/2। n/2 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो आर्म हुआ उसका आधा ही आर्म के साथ ये मोमेंट लगा, और ये मोमेंट को पैदा करने के लिए जो हमें फोर्स लगाया है जो इसके आर्म के ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, तो ये में एक फोर्स लगा जो कि इस आर्म को घुमाएगा। तो जो P1 P2 के चलते टोटल मोमेंट तो मेरा कंजर्व रहता है। तो जो रोटेट करवाया वही रोटेट मोमेंट पुली के ऊपर भी लगा, आर्म के ऊपर लगा होगा ताकि घुमाया होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आर्म का। तो मैं यहां से हम P को निकालेंगे। तो n r पता है, m पता है, ये n पता है। तो P इज कैलकुलेटेड, तो 2 इंटू 75000
एंड 150 इंटू 4 मतलब नंबर ऑफ आर्म डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 न्यूटन आएगा, मतलब 250 न्यूटन आएगा एक आर्म के ऊपर। तो मान लो यहाँ पे 3 ठो आर्म होते हैं, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250 इंटू एल एल एल, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 75,000। ओके, तो ये तुमको रिजल्ट आ गया। अब आते हैं मोमेंट ऑफ मतलब कि आर्म के ऊपर, किसी एक पार्टिकुलर के ऊपर निकालना हमको है। तो अब बताओ इसका डिस्टेंस एल कितना होगा। तो यहां से लेकर टोटल दिया हुआ मेरा आर है 150, और हब का कितना दिया हुआ, हब का दिया हुआ तुमको 60 है, दिया हुआ 60 मतलब 30। तो पूरे में से 150 में से तुमको चला गया 30, 150 में चला गया 30, तो पूरे 150 में से 30 को हटा दो, यही मैं निकल जाएगा लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्म, थिकनेस देता तो थिकनेस को हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस नहीं दिया रिम का है, इसलिए हम अप्रोक्स मान लेते हैं। तो 150 माइनस 30 इक्वल टू 120 mm, यही मेरा निकल गया लेंथ। तो अब एग्जैक्ट मोमेंट कितना निकलेगा, तो लेंथ का डायमेंशन निकल गया, इतना लेंथ होना चाहिए। तो मोमेंट कितना लगेगा फॉर वन सिंगल आर्म के लिए 120 इंटू 250, क्योंकि एक सिंगल फोर्स लगा 250। सॉल्व करने पर आ गया मेरा 30,000 न्यूटन मीटर, यही असल मोमेंट लगेगा जो एक आर्म के ऊपर लगेगा। तो अब हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे पास सॉल्व हो गया आराम से, एम वाई बाई आई। तो मोमेंट क्लियर, आई और वाई अभी भी फंसा हुआ है। तो ये वाई एंड आई जो है ये बस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर तुम एनालिसिस कर लिए कि इसका सेक्शन कैसा दिया हुआ है वो तुम याद करना है। तो हम अगर सर्कल मान लेते हैं, हम लोग हैं क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल ही मान लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, नॉट द फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, नॉट द फॉरवर्ड मोमेंट। तो पाई बाई 64 एंड डी का पावर 4, डी का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द आर्म है, ये इसको हब मत मान लेना। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म, तो ये हो गया आर। अच्छा, तो y क्या होगा, y से जस्ट हाफ हो जाएगा, तो d बाई 2। उसी तरह से अगर कभी कभी इलिप्स दिया रहता है, इलिप्स, तो इलिप्स के लिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब याद करने का चीज है। ये हो जाएगा तुमको पाई ए बी का पावर क्यू इंटू 64, ये हो गया b, तो ये जो इसकी हाइट हो गया b हो गया, इसका विड्थ हो गया a, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया तुमको ये टर्म है। कभी कभी तुमको ये दिया रहे कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो दे सकता है कि हाँ ए बी के साथ कुछ रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल अगर तुम दे कि जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, इस तरह का दिया रहेगा, तुमको तुम्हारा कैलकुलेशन और इजी बन जाएगा। तो नाउ बेंडिंग स्ट्रेस गिवन कितना 30 जो निकाल लेते हैं हम लोग, 150 डिवाइड बाई 5, मोमेंट निकल गया 30,000। y का आंसर कितना होगा मेरा, y कैंसिल हो जाएगा, यही ना y होगा मेरा, तो b बाई 2, मोमेंट फिर से कितना हो जाएगा पाई ए बी क्यू का बाई 64। बस सबको सॉल्व कर दो, ए बी का टर्म में तुमको इसका फंक्शन यूज करना पड़ेगा कि ए बी, हम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बी ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बस इस सबको दोनों को पुट कर दो यहाँ पे और कैलकुलेशन कर दोगे, तुम्हारा जो आंसर निकल जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो आंसर निकल जाएगा, मान लो यहाँ पे ए इक्वल टू हमने निकाला 13.66, जो अप्रोक्स होके जाके 15 mm का बन जाएगा, और बी का आंसर हो जाएगा 2 इंटू ए मतलब 30। तो इतने का हम डायमेंशन बनाएंगे। तो क्वेश्चंस में ये सब दिया रहेगा, इसमें कहीं भी तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये कैसे बनाओगे, हैंडबुक उठाओगे, हैंडबुक में देखोगे कि आर्म ऑफ पुली कहाँ लिखा हुआ है, वहां उसको उठाओगे, वहां से कॉपी करोगे फॉर्मूला पिक्चर को, और वहां पे तुमको आई वाई बी ए क्या दिया हुआ है वो तुमको वहां से उठा के देखना पड़ेगा, रेडियस, कैपिटल रेडियस, हब का डायमीटर, किस चीज से वहां पर रिप्रेजेंट किया गया उसी को कॉपी करोगे ताकि बनाने में तुमको दिक्कत नहीं हो सके। तो ये हमारा एक बहुत बेसिक था, बस यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है।
उसी तरह तुमको सी क्लैम्प का भी न्यूमेरिकल बस इसी फॉर्मूला से तुमको बैठेगा, जो कि तुमको खुद से करना। सी क्लैम्प है, सी क्लैम्प का भी ज्यादा कोई टफ नहीं, बस बहुत बेसिक है। ये सी क्लैम्प है तो एक यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इसके अबाउट कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, P इंटू डाइट स्ट्रेस इंटू मोमेंट, यहाँ पे L हो गया, तो P इंटू एल, मोमेंट निकल गया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये सब तुमको बहुत बहुत ईजी है, तो ये सब ज्यादा पढ़ने इसमें नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना नहीं है, ये हम ऐसे भी समझा चुके हैं इसमें है। ये बस सिंपल ये मोमेंट है, सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोटली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और कुछ नहीं है। तो ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तुम पढ़ भी चुके हो, इस तरह का सी क्लैम्प का न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, ये सब तुम पढ़े भी होगे। तो ये तुमको आर्म ऑफ पुली था। ओके, तो ये बस यहाँ तक हम चैप्टर को यहीं पे खत्म कर देंगे इसको हम है, और उसको जाकर खुद से सेल्फ पढ़ो इसको सारी चीज को। अब हम नेक्स्ट जो है, अब अगला दिन हम लोग पावर स्क्रू पे हम डिस्कस करेंगे, पावर स्क्रू कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद स्प्रिंग। ये दो चीज हमको बहुत बड़ा टॉपिक है, स्प्रिंग। ओके, ये दो टॉपिक हम चलेंगे। नेक्स्ट डे से हम शुरू करेंगे डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। ओके, इस पे हम तो ये क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, ESC का क्वेश्चन कुछ कुछ पूछते रहता है इससे। ओके, अटेंडेंस हमको जब भेज दोगे याद से। थैंक यू सर।